तो दोस्तों मंगलू लक्कड़बग्गे के घर में आग लग जाती है, बड़ा दुखी होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आग पूरे जंगल में फैल जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भारत के अंदर भी यही सब कुछ चल रहा है। किसान प्रोटेस्ट के पीछे का असली मकसद क्या है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों देश के अंदर चल रहा है किसान प्रोटेस्ट और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। शरद पवार, शिवसेना समेत अन्य कई पार्टियां जो है वो इसमें कूद पड़ी है। यानी कि ये मानकर चलिए जो प्रोटेस्ट अभी तक पंजाब और हरियाणा में मेजरली चल रहे थे वो, और बाकी देश के जो किसान थे वो इसमें निल थे, वो पूरे देश के अंदर होंगे। प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? तो जी कहा जा रहा है कि जो बिल है ना, इसके आने के बाद किसानों की हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज किसानों की हालत अच्छी है? एनसीआरबी का यदि हम डेटा उठाकर देखते हैं तो 2015 तक का ये डेटा है, यहां से पता चलता है कि 12 से 18,000 12 to 18,000 किसान जो है वो हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। और पंजाब जैसी जो जगह है जहां पर किसान को खुशहाल बताया जाता है, वहां पर भी 100 से ज्यादा किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। कई साल तक बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट ने इस चीज पर डेटा ही रिलीज नहीं किया और 2019 में जब डेटा आता है तब पता चलता है कि 10,000 से ज्यादा किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं। और उसके साथ अगर हम दिहाड़ी मजदूरों का आंकड़ा मिला लें तो 42,000 से ज्यादा जो दिहाड़ी मजदूर प्लस किसान है वो 2019 में आत्महत्या कर चुके हैं। अब इससे बुरा कुछ हो सकता है या ऑलरेडी कुछ अच्छा हो रहा है जो इन फार्म बिल के आने से कुछ बुरा हो जाएगा? तो फिर क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट? तो उसको समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल डेटा को समझना पड़ेगा और उस टेक्निकल डेटा तक पहुंचने के लिए हमें 15 साल से इस मुद्दे के ऊपर हो रही पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले उसे ही समझते हैं। तो जी आज जो किसान है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल के ऊपर। ऐसा क्या है इस बिल के अंदर? तो जी बिल जो है ना वो किसान को आजादी देता है कि आप अपना जो माल है, आप अपनी जो फसल है उसको ओपन मार्केट में प्राइवेट प्लेयर को भी बेच सकते हैं। साथ में जिस आदमी को भाई मंडी में बेचना है वो मंडी में बेच ले। अब किसानों का आर्गुमेंट है कि भाई हमें ना ओपन मार्केट में बेचना ही नहीं है, मार्केट में बेचना ही नहीं है, हमें मंडी में ही बेचना है, ये कानून जो है वो वापस ले लो। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2008 में सेम जगह हरियाणा पंजाब के जो किसानों ने चंडीगढ़ के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और क्यों किया था? क्योंकि जो सरकारें थी ना उन्होंने बैन लगा दिया था प्राइवेट प्लेयर्स के फसलों की खरीद पर। यानी कि उस समय जो किसान थे ना वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हम ओपन मार्केट में माल बेचना चाहते हैं। प्रोटेस्ट करने वाली संस्था पता है कौन थी? भारतीय किसान यूनियन, जो कि आज प्रोटेस्ट कर रही है इस बात पर कि हमें ओपन मार्केट में फसल नहीं बेचनी। 2008 में यही कह रहे थे कि हमें ओपन मार्केट में बेचनी है। 2019 में सेम यूनियन जो है वो लिबरेटिंग द फार्मर नाम का लेटर लिख चुके हैं अमरिंदर सिंह। और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस अपने हर मैनिफेस्टो में सेम बिल लाने का वादा करती रही है। अब ये बिल का विरोध कर रही है और 2013 में इसी प्रकार का एक ऑलमोस्ट सेम बिल वो संसद में सामने रख चुकी थी, लेकिन पास नहीं हुआ। सुनिए। जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, कमीशन खत्म हो जाएगा। साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। लेकिन ये बिल पास क्यों नहीं हुआ था 2013 में? तो जी उसका रीजन है कि जो इस समय कांग्रेस कर रही है ना, उस समय वही चीज बीजेपी कर रही थी। अरुण जेटली ने इस बिल के खिलाफ संसद के अंदर खड़े होकर इतने बेसलेस आर्गुमेंट्स दिए थे जिससे कि ये शक हो जाए कि अरुण जेटली एक सीनियर वकील है या फिर एक स्कूल के छात्र हैं। शरद पवार की पार्टी जो है वो भी इस बिल के विरोध में आज खड़ी हो गई है। लेकिन यही शरद पवार थे जो 2010-11 में पूरे देश के चीफ मिनिस्टर्स को इस बिल को मानने के लिए लेटर लिख रहे थे। यानी यहां से ये बात सामने आ जाती है कि भाई कांग्रेस हो, चाहे किसान यूनियन हो, चाहे कोई और पार्टी हो, एनसीपी हो, वो सब इस बिल के पक्ष में थे, अपने मैनिफेस्टो में लाने की बातें करते थे, लेकिन लाए नहीं और आज इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो 2013 में इसी प्रकार के एक बिल का विरोध कर रही थी और अब सत्ता में है तो इस बिल को ले आई है। यानी कि यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि इस चीज पर पूरी तरीके से राजनीति हो रही है। पर क्यों? तो उसको समझने के लिए हमें कुछ टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेंगी। तो 2-4 बादाम खाकर आइए और इस वीडियो को पॉज
करिए तब समझ में आएगा बढ़िया से। तो ये जो चार्ट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये जो मेन फसलें हैं जो किसान भारत के अंदर बो रहा है। अब हमें सारी चीजें समझने के लिए हम इनमें से एक फसल उठा लेते हैं, जिसको हम उठाते हैं गेहूं को। अब ये जो आपको चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पर इस समय, ये 2001 से 2014 तक का प्रोडक्शन का चार्ट है गेहूं का। किस प्रकार से गेहूं का प्रोडक्शन जो है वो साल दर साल बढ़ रहा है आप देख सकते हैं। और 2019 में जो अंदेशा है वो है 105 मिलियन टन प्रोडक्शन का गेहूं का, यानी कि इस चार्ट में समा भी नहीं पाएगा इतना गेहूं प्रोड्यूस होगा। अब प्रोडक्शन तो गजब बढ़ गया, लेकिन क्या कंजप्शन भी बढ़ा है, यानी कि क्या जो गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है हम उसे खा पा रहे हैं? तो ये चार्ट दिखाता है कंजप्शन। ये दिखाता है कि पिछले 7-8 सालों में हर साल 10 मिलियन टन गेहूं जो है करीब करीब वो बच जाता है, यानी करीब करीब 10 मिलियन टन गेहूं जो है उसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो क्या हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं? तो जी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ये चार्ट है। इसके अनुसार दुनिया का 50% से कुछ ज्यादा गेहूं जो है वो भारत में, चीन में और यूरोपीय जो देश है उनमें पैदा होता है। अब भारत के अंदर प्रोडक्शन तो पूरा है, लेकिन जब वीट को, गेहूं को एक्सपोर्ट करने वाले देशों का चार्ट हम देखते हैं तो उसमें भारत का नाम तक नहीं आता। यानी कि हम पैदा तो भरपूर कर रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में उस फसल का इंटरनेशनल प्राइस भी सेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहें ना तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया के सारे जो डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश है, उनके अंदर गेहूं ऑलरेडी सरप्लस है, तो आप सिर्फ डेवलपिंग नेशंस के अंदर उसको भेज सकते हो। ऊपर से दुनिया के अंदर जो गेहूं का कंजप्शन है ना वो तो घटता जा रहा है और प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत के अंदर जो सैफरन में है वो कंजप्शन है, जो ब्लू में है वो प्रोडक्शन है चार्ट के अंदर। अब जब आप विकसित देशों के अंदर एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी सरप्लस है, तो आप कहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हो? तो अफ्रीकन देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको दाम नहीं मिलेंगे क्योंकि जो देश है वो काफी गरीब है। और आप जो इस चार्ट में देख सकते हो किस प्रकार से गेहूं का जो इंटरनेशनल प्राइस है वो कितने सालों से $200 पर टन अटका हुआ है, अराउंड दैट। और अगर आप इस इंटरनेशनल प्राइस को रफली रुपीज पर क्विंटल में ट्रांसलेट करते हो भारत के हिसाब से, तो 1400 रुपीज पर क्विंटल गेहूं की खरीद पड़ रही है। और अगर हम भारत के अंदर एमएसपी देखें गेहूं का इस समय, तो 1975 जो है वो गेहूं का एमएसपी है, यानी कि भारत सरकार जिस दाम में खरीदेगी गेहूं को उस दाम में इंटरनेशनल मार्केट में बेच ही नहीं सकती। यहां से बेसिकली हमने समझा कि भाई हम प्रोड्यूस तो ज्यादा कर रहे हैं और कंज्यूम कम कर रहे हैं, और जो ज्यादा प्रोडक्शन है उसको हम एमएसपी पर खरीद कर स्टॉक करते हैं, और ये जो स्टॉक है वो करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और गेहूं और चावल का जो स्टॉक है साल दर साल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है वो आप देख सकते हैं। ये हाल तब है जब बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनको ऑलमोस्ट फ्री में ये बांटा जाता है सामान। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो जी पिछले 5 साल के अंदर जो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसी फसल का वो काफी बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ जो किसानों से खरीद है फसल की वो भी काफी बड़ी है। अब आप खरीद तो भरपूर रहे हो लेकिन वो बेच नहीं पा रहे हो, तो वो स्टॉक बढ़ते जा रहे हैं। अब खरीदने के लिए चाहिए पैसा और बेच आप पा नहीं रहे हो तो मुनाफा होगा नहीं, तो ये जो होता है ना ये डेफिसिट क्रिएट कर देता है, यानी कि नुकसान क्रिएट कर देता है। पिछले 5-7 सालों के अंदर ये जो डेफिसिट है वो 43,000 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के करीब ये डेफिसिट हो गया है। यानी कि किसान तक पैसा पहुंचाया जा रहा है लेकिन जो देश की तिजोरी है वो खाली हो रही है। अब ये पैसा आता कहां से है? तो जी टैक्स पेयर का पैसा है, और जा कहां रहा है? तो किसान की जेब में जा रहा है। डेफिसिट क्यों हो रहा है? क्योंकि खरीद तो रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट कर सकते नहीं है, बेच सकते नहीं है। बेच ना पाने के अंदर ना और भी कई रीजन होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू वगैरह। राइस के बारे में यही कहा जाता है कि हमारा जो चावल है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर ये चीजों में जाएंगे तो पोस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन चीजों में भी नहीं जाते और एक एग्जांपल ही समझ रहे हैं हम चीजों को। तो इसका मतलब ये होगा कि जो टैक्स पेयर का पैसा है वो किसानों को जा रहा है। तो चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई किसानों की हालत उससे थोड़ी सुधरे, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्या एमएसपी का फायदा जो है वो किसानों को मिल रहा है? तो वो जरा देखते हैं। और उसके लिए हमें एमएसपी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जिस प्राइस पर सरकार ने कहा है कि हम आपकी फसल को खरीद लेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि सरकार खरीदे, और अगर सरकार नहीं खरीदती है तो क्या होता है? तो जी किसान जाता है मंडी के अंदर, वहां पर कोई लाइसेंसधारी बैठा होता है और वो किसानों के जो फसल है उसके कुछ भी दाम लगा सकता है अपनी मर्जी से। यानी एमएसपी पर बेचने में किसानों को फायदा लगता है, पर एमएसपी पर फसल
कहां पर बिकती है, तो ये डेटा आप देख सकते हैं। सिर्फ पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह 70 to 80%, 70 से 80% फसल जो है गेहूं की एमएसपी पर बिक जाती है। चावल का भी यही हाल है, जबकि यूपी में सिर्फ ये 11% है, 11% है। तो इसलिए जो प्रोटेस्ट हैं वो पंजाब में ही ज्यादा हो रहे हैं। बाकी जगह पर जो 4-4 किसान हैं वो वहां पर लाकर बिठा दिए गए हैं। बल्कि कई जगह तो इस बिल का किसान जो है यूज भी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें एमएसपी मिलती ही नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर ना पॉलिटिकल पार्टियां घुस रही हैं जगह जगह की, तो आपको प्रोटेस्ट हर जगह देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि भाई एमएसपी पर फसल खरीदने से जो फायदा है वो किसान को मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्टेट वाइज डेटा है। पंजाब जो है वो एमएसपी पर 15% टैक्स लेता है, हरियाणा जो है वो करीब करीब 12% टैक्स लेता है, और महाराष्ट्र जो है वो 0% के करीब टैक्स लेता है, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी काफी कम टैक्स लेते हैं। और इस वजह से पंजाब के किसान के हाथ में जो पैसा आता है वो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना मध्य प्रदेश के किसान के हाथ में आ रहा है। थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी स्टेट्स का भी इसी प्रकार से हाल है। तो जो किसान के हाथ में पैसा आ रहा है ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। यानी कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको उतना ही पैसा मिल रहा है ऑलमोस्ट जितना बाकी जगह के किसानों को मिल रहा है। पर क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के अंदर जो है टैक्स ज्यादा ले रही है सरकार, और ये टैक्स का पैसा कहां पे जा रहा है? तो जी पंजाब के अंदर करीब 15% टैक्स है, करीब 64,000 करोड़ का एनुअल ट्रेड है, और इस हिसाब से अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें तो 10,000 करोड़ का करीब करीब टैक्स बन जाता है सरकार के। मजे ही मजे। अब आ जाता है अभी किसान बिल। किसान बिल आने के बाद जो है किसान जो है ओपन मार्केट में भी बेच सकता है, जरूरी नहीं कि मंडी में बेचे। तो उससे जो 10,000 करोड़ का टैक्स का फिगर है इस पर चोट पड़ती है। अभी तो इतना बड़ा फिगर है कि पर्वत हिलवा दे। प्रोटेस्ट क्या चीज है? टैक्स लेना है ना, वो कोई गलत बात नहीं है, वो डिजर्विंग चीजों पर टैक्स लेना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि जो मंडी टैक्स है ना, उसको लेने का तरीका कुछ अजीबोगरीब था, और उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये टैक्स का जो घपला है वो उसमें हो सकता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है नहीं, तो बड़े घपलेबाजी के चांसेस हैं उसमें। और पॉलिटिकल पार्टियों को तो भाई पैसा चाहिए होता है अपनी पार्टी चलाने के लिए, चाहे कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। लेकिन ये जो किसान यूनियन है जिनका क्या फायदा है, ये क्यों उतरे पड़े हैं? तो जी एक्चुअली में क्या होता है, जो मंडी होती है ना उसके ऊपर इन्हीं का कब्जा होता है। इसी वजह से 2008 में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें ओपन मार्केट में बेचना है, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ओपन मार्केट में नहीं बेचना है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती थी कि हम यही सेम बिल लेके आएंगे, और भारतीय किसान यूनियन जो थी वो साल दर साल हर इलेक्शन में इनको समर्थन का वादा करती थी, और आज जो है वो ही प्रदर्शन पर बैठी है। तो अंतिम सवाल ये आता है कि क्या ये जो बिल आ रहा है वो सही है या नहीं? तो जी इसका जवाब जो है वो टाइम देगा। अब तक जो किसानों की हालत है 70 सालों से, उससे पता चलता है कि जो पुराने बिल हैं वो तो जरूर खराब है, लेकिन ये बिल जो है सही है या नहीं, इसका जवाब जो है वो टाइम दे। तो फिर क्या करना चाहिए? तो जी मेरे ख्याल से तो इस बिल को इंप्लीमेंट होने देना चाहिए और थोड़ा टाइम देखना चाहिए। अगर आपको 10 किसान भी ऐसे मिल जाते हैं जिनकी जमीन जो है अडानी और अंबानी खा जाए, जैसे कि क्लेम किया जा रहा है, तो उसके बाद उतरिए प्रोटेस्ट में, लगा दीजिए मोर्चा। पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होंगे, उसके बाद सिर्फ पंजाब के किसान थोड़ी आएंगे। आपके पास प्रूफ भी होगा, आपके पास बोलने का मौका भी होगा, सब आपका साथ देंगे। तो इंप्लीमेंट होने दीजिए और थोड़ा समय दीजिए कि कैसा होता है। प्रोटेस्ट करने का मौका तो कभी भी मिल सकता है। तो जी एक्चुअल रीजन है ये जो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपको अगर कुछ और समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com है उसके लिए, और ज्वाइन बटन है, जिनके लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। आपके सपोर्ट से ये चैनल जो है वो जीवित रहता है, तो सपोर्ट जरूर करिए। हमारे मर्चेंडाइज ले सकते हैं vocalfactory.com से, जो कि जिसके लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।